बिन बुलाया मेहमान। दादी माँ, आपको अनन्या के एक्सीडेंट के बारे में किसने बताया? संजय दादी माँ को पूछने लगा। दादी माँ संजय की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। उनके भोले चेहरे पर अचानक से घबराहट सी छा गई। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, नौकर संजय के पास आकर उसके कानों में कुछ कहने लगा। वो सुनते ही संजय की नजरें बर्फ की तरह जम गई। इससे पहले कि अर्पिता कुछ समझ पाती, डाइनिंग टेबल के बाहर से किसी की आवाज आने लगी। तभी मैं सोचूं कि बाहर किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही। आप सब तो यहाँ पर मिलकर खाना खा रहे हैं। क्या मैं किसी गलत टाइम पर आ गई? एक एरोगेंट सी मध्यम उम्र की औरत डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। उसके कपड़े काफी स्टाइलिश दिखाई दे रहे थे। वो गलत समय पर आने की बात कर रही थी, लेकिन उसे उस बात की कोई भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रही थी। जब उन्होंने संजय की ओर देखा, वो खुद के डरे हुए चेहरे को दिखाने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने संजय से अपनी नजरें हटाई, वो फिर से अपने तीखे तेवर में आ गई। क्या बात है? संजय ने बिना कोई हालचाल पूछने की फॉर्मेलिटी किए बगैर उनसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया। वो अपने चेयर पर पीछे की ओर खिसक कर बैठ गया। उसकी वो खूबसूरत और रूड एक्सप्रेशन वाले चेहरे की एक नजर ही काफी थी स्वर्णा के रोंगटे खड़े करने के लिए। ये देखकर स्वर्णा के चेहरे पर एक एरोगेंट सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपनी नजरें संजय से हटाई और डाइनिंग टेबल के सेंटर में बैठी दादी माँ की ओर देखने लगी। माँ, मैंने आपको कहा था ना कि अनन्या ठीक है, तो फिर भी आप यहाँ क्यों आई? स्वर्णा चिंता भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ी। सुनिए अब अपनी पसंदीदा ऑडियो स्टोरीज। वो ऐसे बता रही। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। रही थी जैसे उन्हें दादी माँ की बहुत फिक्र है। अपनी बात पूरी करने के बाद वो संजय की ओर देखने लगी। संजय, मुझसे गलती हो गई। मैंने बातों बातों में माँ को अनन्या के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया था। वो ये सुनकर इतनी परेशान हो गई थी कि वो तुरंत अनन्या से मिलना चाहती थी। जब संजय ने स्वर्णा की बातों को सुना, उसकी आंखें बर्फ की तरह जम गई। ऐसा लग रहा था मानो वो स्वर्णा की ओर काफी गुस्से में देख रहा हो। मित्तल परिवार के वंश में एक रेयर बात थी। संजय के पिता उसके दादाजी की जेनरेशन के इकलौते बेटे थे। उनका इतनी कम उम्र में गुजर जाना बेहद दुखी था। संजय काफी कम उम्र से अपनी नाना दादी के साथ बड़ा हुआ और फिर उसने मित्तल कंपनी को टेक ओवर कर लिया। हैरानी की बात तो ये थी कि किसी साल उसके नाना की नाजायज औलाद अचानक से उनके सामने आ गई। वो भी तब जब संजय के नाना काफी बीमार थे और वो थे संजय के अंकल महेश। स्वर्णा उन्हीं की बीवी थी। संजय के नाना अपनी जिंदगी के आखिरी कगार पर आ चुके थे। अपने पहले बेटे के जाने के दुख के बाद उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उनका नाजायज बेटा पूरे हक से उनकी फैमिली में वापस लौट आए। मित्तल परिवार के विरासत के अधिकारों के बारे में किसी भी संभावना को रोकने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे को अपने परिवार में लाने से पहले एक विल बनाई। संजय को सब कुछ विरासत में मिला, जबकि उसके अंकल महेश को मित्तल हाउस में रहने की परमिशन और मित्तल कंपनी की ओर से बोनस इनकम मिलती थी। जब तक उनके पास अच्छा खासा पैसा था, उन्हें किसी और चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि अफसोस की बात थी कि संजय के नाना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समझदारी में बिताया था, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक गलत फैसला ले लिया। महेश सिर्फ घर बैठे जो मिल रहा है उसमें खुश रहने वालों में से नहीं था। जैसे ही वो मित्तल फैमिली में वापस लौटा, उसने मित्तल कंपनी में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। ये सब होने के बाद संजय ने महेश पर मित्तल कंपनी के किसी भी मामले में घुसने पर बैन लगा दिया। कंपनी से निकाले जाने के बाद महेश ने अपनी आंखें मित्तल हाउस की ओर जमाए रखी थीं। इसलिए अनन्या के कार के एक्सीडेंट के पीछे सबसे बड़ा शक महेश पर ही जा रहा था। संजय, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी दादी माँ को नहीं बताना चाहिए था कि अनन्या का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन साथ में मुझे अनन्या की भी काफी चिंता हो रही थी।
स्वर्णा संजय के चेहरे का अजीब एक्सप्रेशन देखने के बाद उसे अपनी बात समझाने लगी। संजय के पास मित्तल फैमिली में फैसले लेने के सारे हक थे। वो मित्तल कंपनी का बॉस था और उसके पास मित्तल कॉर्पोरेशन में फैसले लेने के सारे हक थे और सबसे ज्यादा पावर भी। माना वो सब लोग संजय से जलते थे, लेकिन कोई भी उसे सामने से नाराज नहीं करना चाहता था। रियली? मुझे तो लगा आप घर की मालकिन बनकर घर को संभालने के लिए इतनी बेकरार हो रही थी। क्या आपने दादी माँ को यहाँ बुला लिया? संजय ने अपनी आईब्रो उठाते हुए स्वर्णा से कहा। वो स्ट्रिक्ट दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर लग नहीं रहा था कि वो गुस्सा है। दादी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी और महेश अंकल के आने के बाद उन्होंने काफी दुख भी सहा था। इसी वजह से उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने ये क्लियर कर दिया था कि उन्हें कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें किसी बात के लिए उकसाया ना जाए। यही वजह थी कि संजय ने दादी माँ को अनन्या के कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था। हालांकि उसने सोचा भी नहीं था कि दादी माँ के पास ये न्यूज इस तरह पहुँचेगी। मेरी कोई गलती नहीं है माँ, प्लीज आप संजय को समझाइए। मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया। स्वर्णा अपने ग्लैमरस लुक से बाहर निकलकर दादी माँ से मदद मांगने लगी। जैसे ही वो ये कहने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी माँ ने उसकी ओर देखा और अपनी आईब्रो करते हुए कहने लगी, ओके, तो अब तुम दोनों चुप रहोगे और मेरी प्यारी बच्ची को शांति से खाना खाने दोगे? दादी माँ की इशारे को समझकर नौकर ने डाइनिंग टेबल पर स्वर्णा के लिए एक और प्लेट लगा दी। दादी माँ ने स्वर्णा को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहा। स्वर्णा अपनी मुट्ठी कसने लगी। उसे संजय का लेक्चर सुनना पड़ा। इस बात से वो काफी नाखुश थी। खैर, संजय के सामने होने की वजह से उसे नॉर्मल रहना पड़ रहा था। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जैसे ही उसने डाइनिंग टेबल पर अपनी नजरें घुमाई, उसकी नजरें अर्पिता की ओर गई, जो अनन्या के बगल में बैठकर खाना खा रही थी। और ये कौन है? सरप्राइज होकर स्वर्णा पूछने लगी। ये नोटिस करने के बावजूद कि दादी माँ और संजय उसकी बात का जवाब देने वाले थे, वो फिर भी कहने लगी, मैंने सुना है कि अनन्या का ख्याल रखने के लिए एक बहुत प्रोफेशनल नर्स रखी गई है। यहाँ तक कि अनन्या उसे प्यारी दीदी बुलाती है और उससे काफी प्यार करती है। क्या ये वही है? स्वर्णा की बात सुनते ही नौकर कहने लगा, जी हाँ मैम, ये वही है। इनका नाम अर्पिता है। अर्पिता? स्वर्णा ने वो नाम फिर से दोहराया। अचानक से उसमें अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच को डाइनिंग टेबल पर पटक दिया। वो नौकर से कहने लगी, तुम अपने होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मित्तल फैमिली द्वारा बनाए गए इतने सालों के रूल्स को बिना किसी की परमिशन लिए तोड़ने की? लेकिन मैम, मैंने कुछ नहीं किया। नौकर उसे समझाने लगा। और तुम अभी भी ये बात मानने से इनकार कर रहे हो? फिर वहाँ कौन है? मित्तल परिवार की डाइनिंग टेबल पर एक नर्स क्यों बैठी हुई है? इसकी परमिशन कब से मिलने लग गई? स्वर्णा अर्पिता की ओर इशारा करते हुए नौकर को चिल्लाने लगी, जैसे कि एक बेरहम इंसान को किसी को मारने की परमिशन मिल गई हो। इससे पहले कि नौकर स्वर्णा की बात का जवाब दे पाता, स्वर्णा अर्पिता की ओर देखने लगी। और तुम ये कतई मत सोचना कि अनन्या के प्यार के रास्ते तुम मित्तल परिवार में एंट्री ले सकती हो। दादी माँ तो बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन मैं अभी भी सब चीजें समझती हूँ। आगे से कभी भी रूल्स को तोड़ने की हिम्मत मत करना। अर्पिता को एक्सपीरियंस हो चुका था कि घर पर रहते हुए भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। क्या ये स्वर्णा आंटी थोड़ी पागल थी? तो फिर वो अर्पिता को ऐसे क्यों डांट रही थी, जैसे उसने उनके परिवार के लोगों को काफी परेशान किया हो, जबकि उसने तो कुछ भी नहीं किया था। अनन्या भी स्वर्णा का अचानक ये रूप देखकर चौंक गई थी। यहाँ तक कि वो अपने मुंह में रखने वाले को भी खाना भूल गई थी। हो गया आपका? संजय ने स्वर्णा से कहा। संजय, मैं जानती हूँ मैंने जो अभी कहा वो तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हारे नाना जी ने शुरू से कुछ रूल्स बनाए थे। तुम यूं ही उन रूल्स को तोड़ नहीं सकते। अर्पिता हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकती, चाहे कुछ भी हो। स्वर्णा अर्पिता की ओर देखकर गुस्से में कहने लगी। ऐसा लग रहा था
मानो वो अर्पिता को वहाँ से उठाकर ही रहेगी। ये सुनकर संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके सामने बैठा अपनी जगह से उठ गया। उबलता सूप। अर्पिता वहाँ उस डाइनिंग टेबल पर बैठ नहीं पा रही थी। संजय का उसे खाना परोस कर देने से लेकर दादी माँ का उससे शादी की बात करने तक मित्तल फैमिली के मेंबर एक एक करके उसके सामने आ रहे थे, जैसे कि ये कोई सपना हो। उसे तब तक इस बात का होश नहीं था जब तक स्वर्णा ने उसे वहाँ बैठे देखकर सवाल नहीं किया। भले ही वो थोड़ी नासमझ थी, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि ये सब लोग आपस में ही लड़ रहे थे। उस जैसे इंसान ने इन सब से दूर ही रहना चाहिए, ये सोच लिया। इस समय पर वो अपने मन में वहाँ से जाने की वजह ढूंढने लगी। स्वर्णा की बात सुनने के बाद उसे लगा कि किसी राजा ने उसे हुक्म दे दिया हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वो वहाँ से उठ गई। दादी माँ, मिस्टर संजय, मैं अपना खाना खा चुकी हूँ। अर्पिता अपनी बात खत्म कर वहाँ से जाने लगी। हालांकि स्वर्णा ने जल्द ही उसका रास्ता रोक लिया। लिटिल प्रिंसेस ने अभी तक खाना नहीं खत्म किया है। तुम यहाँ उसका ख्याल रखने आई हो ना, तो तुम कहाँ जल्दी? अर्पिता हक्की बक्की रह चुकी थी। वो जल्दी ही अपने शौक से बाहर निकली और अनन्या के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसे खाना खिलाने लगी। स्वर्णा को ये देखकर काफी राहत महसूस हो रही थी। वो शांति से अपनी कुर्सी की ओर बढ़ी और बैठ गई। अरे हाँ, मैंने सुना था कि अनन्या का ख्याल रखने के लिए 2 नर्स रखी गई है, तो यहाँ सिर्फ एक ही दिखाई क्यों दे रही है? स्वर्णा ये बोलकर डाइनिंग रूम को छानने लगी। वो उस आलिशान घर को देखकर काफी जलन महसूस करती थी। वो लोग मित्तल फैमिली के ही मेंबर थे, लेकिन उन्हें रहने के लिए विला के बाजू वाला आउट हाउस दिया गया था और ये पूरा विला संजय के रहने के लिए था। और तो और एक मामूली नर्स उससे ज्यादा स्टेटस यहाँ पर पा रही थी। ये सब देखकर वो कैसे नॉर्मल रह सकती थी? मैम, दूसरी नर्स का नाम साक्षी है। वो अभी इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि अभी उसे काम करने की शिफ्ट नहीं है। नौकर ने उसके सवाल का जवाब दिया। दादी माँ बूढ़ी थी और संजय की कोई पत्नी नहीं थी, तो एक ना एक दिन स्वर्णा को ही मित्तल हाउस की मालकिन बनना था। इसलिए नौकर भी उससे उलझता नहीं था। मुझे पराठे ला कर दो, स्वर्णा ने नौकर से कहा। नौकर स्वर्णा की बात मानकर मुड़ने लगा, लेकिन स्वर्णा ने अर्पिता की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें कह रही हूँ अर्पिता, तुम्हें मित्तल फैमिली ने जॉब पर रखा है, तो तुम इस घर की सर्वेंट हो। तुम्हारे लिए मुझे पराठे लाकर देना तो इतना मुश्किल नहीं होगा? स्वर्णा ने उससे पूछा, जो कि वो बूढ़ी दादी को परेशान नहीं कर सकती थी और ना ही संजय को नाराज कर सकती थी। तो उसके पास सिर्फ अर्पिता ही बची थी अपना रौब जमाने के लिए। अर्पिता की लो प्रोफाइल को देखते हुए उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी उसे याद रखे। ये तो सिर्फ पराठे लाकर देने की बात थी, लेकिन स्वर्णा का एरोगेंट चेहरा तो देखो। दादी माँ और संजय के मुकाबले जो बेहद अच्छे और अपनी रॉयल्टी को ना दर्शाने वाले लोग थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वर्णा इस फैमिली के कौन से गुणों को दर्शाती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्णा के लिए पराठे लाने के लिए आगे बढ़ी। उसे पराठे लाकर देने के बाद वहाँ से जाने के लिए रेडी हुई, लेकिन उसके बाद ही उसने फिर से स्वर्णा की आवाज सुनी, मुझे सूप का भी बाउल ला दो प्लीज। ये कभी खत्म भी होने वाला था या नहीं? अर्पिता का मन कर रहा था कि वही उन पराठों को उसके मुंह पर थोप दे, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, यस मैम, प्लीज वेट। संजय अर्पिता की ओर शुरुआत से देख रहा था। उसकी छोटी छोटी हरकतों को भी नोटिस कर रहा था, जैसे कि गुस्से में उसका दांत चबाना। उसके सामने अर्पिता को नौकरी से निकाल दिए जाने का सीन आ गया जब वो साक्षी पर चिल्ला रही थी। वो काफी उत्सुक था कि आज कब वो अपना आपा खो देगी। मैम, ये रहा आपका सूप। अर्पिता ने स्वर्णा के सामने सूप का बाउल रखा। अगले ही पल स्वर्णा चिल्लाने लगी, सो हॉट। उसने अर्पिता की ओर सूप का बाउल फेंक दिया। सब कुछ अचानक से हुआ। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि अर्पिता भी दंग रह गई थी। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने तुरंत ही अपने कदम पीछे कर लिए। वो अपने सामने सूप के उस बाउल को देख पा रही थी।
उसी वक्त किसी ने सामने से आकर उस सूप के बाउल से उसे बचाया। वो आगे बढ़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उबलता हुआ गरम सूप सीधा संजय की पीठ पर जा गिरा। तड़ाक! स्वर्णा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सूप संजय की पीठ पर जा गिरेगा। डर से कांपते हुए उसके हाथ से सूप का बाउल नीचे गिर गया। उसके चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। वो संजय के कपड़ों की ओर देखने लगी, जो कि सूप की वजह से गीले हो चुके थे। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो डर के मारे कांपते हुए कहने लगी। संजय ने अर्पिता को छोड़ा और पीछे मुड़ा। स्वर्णा, जो डर के मारे कांप रही थी, उसने अपने कदम पीछे ले लिए। जब वो डाइनिंग टेबल तक पहुंची, उसका गला किसी ने पीछे से पकड़ रखा था। जैसे ही वो चिल्लाना चाहती थी, संजय ने उसके गले को और कसकर पकड़ा। वो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल पा रही थी। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं आपके लिए एक्सेप्शन जरूर बन सकता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने स्वर्णा के गले की पकड़ ढीली की। स्वर्णा खांसते हुए जमीन पर बिखरे हुए सूप के बाउल के टुकड़ों पर जा गिरी। ओ माय गॉड, मेरा हाथ! किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। दादी माँ अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ी। संजय, तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं। क्या तुम्हें पीठ पर जलन हो रही है? नौकर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जब दादी माँ ये सब कह रही थी, अर्पिता अपने ख्यालों से बाहर आई और वो संजय की ओर देखने लगी। जब वो संजय को हैरानी के साथ देख रही थी, उसकी आंखों के सामने संजय का उसको सामने से आकर बचाना और उस गरम सूप को खुद पर ले लेना, यही सब आ रहा था। शुरुआत से लेकर अब तक अर्पिता को ऐसा लगता था कि संजय उसे नापसंद करता है और बिना सही गलत का पता किए वो उसे मित्तल हाउस से निकालना चाहता है। लेकिन फिर अभी अर्पिता के दिल में जो संजय के लिए सोच थी, वो धीरे धीरे बदल रही थी। उसका दिल इतने जोरों से धड़कने लगा कि वो कुछ कह भी नहीं पाई। मैं ठीक हूँ, मुझे बस ऊपर जाकर इन कपड़ों को चेंज करना होगा। संजय दादी माँ को समझाते हुए वो बिल्कुल ठीक है ऊपर जाने के लिए मुड़ा। उसे ऊपर जाता देख अर्पिता भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। सेकंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम में मेडिकल किट हाथों में लिए अर्पिता संजय के पास जाने के लिए हिचकिचा रही थी। जैसे ही वो दरवाजे पर नॉक करने गई, उसे ध्यान आया कि दरवाजा पूरी तरीके से लगा नहीं है। मिस्टर संजय, मैं अंदर आ रही हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, वो आगे जाकर दरवाजा को खोलते हुए अंदर आ गई। अगले ही पल उसने देखा कि संजय ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। बिना शर्ट के उसकी बॉडी चमक रही थी। वो परफेक्ट मसल्स, ऐसा लग रहा था मानो वो मिस्टर यूनिवर्स हो। तुम्हारा देखकर मन भर गया, एक गुस्सैल आवाज कहने लगी। अर्पिता जल्दी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे समझ में आया कि वो क्या कर रही थी। एम्बैरेसमेंट के साथ वो कहने लगी, आपको मुझे बचाते बचाते चोट लग गई। एटलीस्ट मैं आपकी ड्रेसिंग तो कर ही सकती हूँ। उसने ही उस सूप के बाउल को लाकर स्वर्णा को दिया था। हालांकि उसे पता था कि वो सूप इतना गर्म भी नहीं था जितना स्वर्णा गर्म होने का प्रिटेंड कर रही थी। फिर भी संजय को उससे चोट तो लगी ही थी। वो दादी माँ को टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ठीक होने का दिखावा किया। तुम करोगी? संजय अपनी गुस्से भरी नजरों से अर्पिता की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो अर्पिता पर शक कर रहा हो। मुझे इस तरह बेवकूफों की तरह मत देखिए। माना मैंने अपनी पढ़ाई बहुत जल्दी खत्म कर ली हो, लेकिन मैं पूरी तरीके से अपना काम जानती हूँ और प्रोफेशनल भी हूँ। अर्पिता चिढ़ में आकर संजय को कहने लगी। अर्पिता को तभी ख्याल आया कि उसने अभी अभी संजय को बेवकूफ कहा है। उसने अपना सिर उठाया तो देखा संजय अपनी जमी हुई आंखों से उसे देख रहा था। क्या सोचा? क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ, अर्पिता ने कहा। उसे तब समझ आया कि क्यों स्वर्णा आंटी संजय को देखकर इतना कांप रही थी।
उसे भी अब अपनी बॉडी में कपकपी महसूस होने लगी थी। वो लाख कोशिश कर रही थी कि वो नॉर्मल रहे और खुद के चेहरे पर डर का नामो निशान भी न आने दे। वो डायरेक्टली संजय की ओर देखने लगी। अगले ही पल जब उसने संजय की मस्कुलर बॉडी देखी, वो शर्मा गई और पीछे पलट गई। वो उसका सामना कर ही नहीं पा रही थी। अपने दांतों को चबाती हुई उसने तय किया कि वो आगे जाकर उसका सामना करेगी। पीछे पलटिए और मुझे देखने दीजिए आपको कहाँ चोट लगी है। जब उसने बोलना बंद किया, उस रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। सुनाई दे रही थी तो बस उसकी सांसों की आवाज। वो उसके ठीक सामने खड़ा था, हैंडसम और मस्क्यूलर और चार्मिंग। वो अपने हाथों को साइड में लिए हुए खड़ा था, लेकिन उसकी रूडनेस को देखकर किसी को भी उसके पास खड़े रहने में भी घुटन हो जाती। वो कुछ सोच रहा था। उसने अपनी पलकें नीचे झुकाई और उसके सामने खड़ी अर्पिता को देखने लगा। जब उसने देखा कि अर्पिता हार नहीं मान रही थी और लंबी होने की लाख कोशिशें कर रही थी, तब उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अगले ही पल वो उसकी ओर मुंह किए मुड़ गया। अर्पिता अचानक से शॉक हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो वापस उसकी पीठ की ओर चली गई। जैसे कि उसे लगा था गरम सूप गिरने की वजह से संजय की पीठ पर जख्म हो गया था। हालांकि जख्म इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन उसे देखकर जरूर लग रहा था कि जब सूप संजय पर गिरा होगा उसे कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन उसने दादी माँ के सामने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने ये दिखावा किया कि वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। अर्पिता के मुंह से अचानक से ये दो शब्द निकल पड़े। संजय सरप्राइजिंगली अर्पिता की ओर देखने लगा। अर्पिता जल्दी मेडिकल किट लेने के लिए पीछे मुड़ी और कहने लगी, मैं जला हुआ जख्म काफी सीरियस है। आपको हॉस्पिटल जाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन क्रीम लगाकर अच्छे से ख्याल रखना होगा। जैसे जैसे अर्पिता बोले जा रही थी, उसी वक्त उसने मेडिकल किट से जले हुए घाव पर लगाने के लिए ऑइंटमेंट निकाल लिया। वो सोच रही थी कि संजय उस पर भरोसा करेगा भी या नहीं। तभी उसने देखा कि संजय सोफे पर लेटे हुए उसका दवाई लगाने का इंतजार कर रहा था। ये इंसान, इसके बारे में कुछ भी बताना नामुमकिन है, अर्पिता अपने मन में सोचने लगी। आगे बढ़कर वो उसके घाव पर मेडिसिन लगाने के लिए जाने लगी। जब उसकी मुलायम उंगलियां संजय की पीठ को छूने लगी, तब वो अपनी बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर सकती थी। अपने दांत चबाते हुए उसने तय किया कि वो उसकी अट्रैक्टिव बॉडी को देखेगी भी नहीं और चुपचाप मेडिसिन लगाने लगी। जब उठी तो खुद को सवाल करने से रोक नहीं पाई, आपने मुझे क्यों बचाया? वो गरम सूप का बाउल उस पर फेंका गया था, लेकिन वो समय रहते रिएक्ट तक नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे इतनी आसानी से बचा लिया। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि संजय ने उसे क्यों बचाया, जबकि वो तो उसे बिल्कुल नापसंद करता था और उसे मित्तल हाउस से निकालना चाहता था। उसने ये तक नहीं सोचा और वो खुद भी जख्मी हो सकता था। अर्पिता की बात सुनकर संजय सोच में पड़ गया। उसका चेहरा काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था। वो उस सवाल को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्पिता ने उससे ये डायरेक्टली पूछ लिया। ये सुनकर वो दंग रह गया था। तुम अनन्या की नर्स हो। अनन्या तुमसे प्यार करती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो मुझे बेवकूफ कहने लगती, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। मेरा तुम्हें हेल्प करने का कोई भी इरादा नहीं था। संजय सोफे से उठते हुए अर्पिता को कहने लगा। अर्पिता के जवाब का इंतजार किए बगैर उसने कहा, जाओ मेरे लिए शर्ट लेकर आओ। अर्पिता उसके ऑर्डर को सुनकर दंग रह गई, लेकिन जब उसे ख्याल आया कि संजय ने उसे बचाया था, वो संजय की अलमारी की ओर जाके उसके लिए शर्ट चुनने लगी। जब उसे शर्ट देने ही वाली थी कि दरवाजे के पास से अनन्या की आवाज आने लगी, डैडी आपने कपड़े नहीं पहने हैं, शेम शेम। अनन्या भागते हुए रूम के अंदर आई। वो रूम में अर्पिता और संजय की ओर देखने लगी। फिर वो अपनी प्यारी आवाज में अर्पिता को पूछने लगी, प्यारी दीदी क्या आप मेरे डैडी के कपड़े निकाल रही हो? अर्पिता ये सुनकर चौंक गई। वो उसके कपड़े सिर्फ अच्छाई के नाते निकाल रही थी। अनन्या, जो तुमने कहा वो सच नहीं है।
तुम्हारे डैडी ने अपने कपड़े खुद निकाले हैं। जब अर्पिता अनन्या को समझा रही थी, रूम में दादी माँ भी आ गई। ये सीन देखकर तो वो भी चौंक गई थी। अगले ही पल उन्होंने अनन्या के पास जाकर उसकी आंखें बंद थी और उसे गोद में उठा लिया। अनन्या तो बच्ची है, मैं उसे लेकर जाती हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो। ये बोलते हुए दादी माँ ने अनन्या को रूम से बाहर ले गई। मास्टर बेडरूम से लेकर तो सीढ़ियों तक हंसने की आवाज सुनाई आ रही थी। वो सिर्फ उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर रही थी, वहां और कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो सबको ये समझाए तो क्या कोई उसका विश्वास करेगा? संजय, आपने अभी कुछ भी क्यों नहीं कहा? मैंने आपके कपड़े नहीं निकाले। अर्पिता पीछे मुड़ी और उसके सामने खड़े इंसान को देखने लगी। हालांकि संजय के चेहरे पर वही सेम एक्सप्रेशन था और वो धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने लगा। जब उसने अर्पिता की बात सुनी, वो अपनी आईब्रो उठाते हुए अर्पिता की ओर देखने लगा। तुम ही ने तो मेरे कपड़े निकाले। बिल्कुल नहीं, मैं जब कमरे में आई तब आपने कपड़े नहीं पहने थे। अर्पिता उसकी तरफ बढ़कर जमीन पर पड़े हुए शर्ट की ओर इशारा करते हुए कहने लगी। लेकिन तुमने ऑलरेडी मुझे शर्टलेस देख लिया है, संजय ने कहा। अर्पिता उसे कोई जवाब नहीं दे पाई। संजय की बात सही साबित हो रही थी। उसने अभी अभी जो देखा वो उसके आंखों के सामने वापस आने लगा। जब उसने संजय की ओर देखा, वो ऑलरेडी अपने कपड़े पहन चुका था। हालांकि अर्पिता की आंखों के सामने उसका शर्टलेस अवतार ही बार बार आ रहा था। संजय अर्पिता को शर्माते हुए देखने लगा, फिर वो उस रूम से चला गया। अर्पिता उसकी ओर एकटक देखे जा रही थी जब वो रूम से जा रहा था। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने अपने सर पर जोर से मारा। वो वाकई में संजय के ख्यालों में खो गई थी। भले ही उसने संजय को शर्टलेस देखा था, लेकिन ये बात सच है कि उसने उसके कपड़े नहीं उतारे थे। स्टडी रूम के अंदर संजय अपने सामने रखे कंप्यूटर पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खोलकर अर्पिता को देख रहा था, जो हॉल में अनन्या के साथ खेल रही थी। अनन्या का ख्याल रखते हुए उसके चेहरे पर जो सीरियस लुक था, वो उसके प्रोफेशनलिज्म के साफ जाहिर करता था। अगर बात उसके रहस्यमयी बैकग्राउंड की नहीं होती तो वो कभी उस पर शक नहीं करता। जब उसने बाहर कदमों की आहट सुनी, उसने तुरंत ही कंप्यूटर को बंद कर दिया। वो दरवाजे की ओर देखने लगा। उसके सामने दादी माँ अपनी छड़ी के सहारे अंदर आ रही थी। दादी माँ कह के वो अपनी सीट से उठा और आगे जाने लगा। मुझे सहारा मत दो, मैं अभी भी चल फिर सकती हूँ। दादी माँ ने संजय का सहारा लेने से मना कर दिया और डायरेक्टली जाकर उसके स्टडी टेबल के सामने बैठ गई। उन्होंने संजय को भी बैठने के लिए कहा। उनके भोले चेहरे पर एक स्ट्रिक्ट और सीरियस एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। अपनी छड़ी को हाथों में लिए वो कहने लगी, मैं 70 साल की हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ। दादी माँ, आप तो 100 साल जिएंगी। मुझे अभी से मत टोको, बात पूरी करने दो। दादी माँ सच्चाई की ओर देखते हुए कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और एक्सपीरियंस किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे किसी की चिंता है तो वो तुम्हारी और अनन्या की। बताओ मुझे, इतने सालों तक छानबीन करने के बाद भी क्या तुम्हारे पास अनन्या की माँ की कोई खबर है? दादी माँ संजय को पूछने लगी। संजय सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने दादी माँ को जवाब दिया, नहीं, मित्तल फैमिली को टेक ओवर करने के बाद ये इकलौता कलंक था जो संजय उस घर में लेकर आया था। उसकी अचानक से एक बेटी आ गई थी जिसकी माँ का अता पता ही नहीं था। ये कैसे? दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। ये कैसे हुआ? ऐसे कैसे उसके बारे में कोई खबर नहीं हो सकती? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? दादी माँ स्टडी टेबल पर हाथ पटकते हुए संजय को कहने लगी। इन सवालों से उस रूम का माहौल काफी अजीब हो गया था। मुझे सच बताओ,
क्या तुमने उस बच्ची की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था? इसलिए उन्होंने गुस्से में